दोस्तों, हम लोग 3 मुद्दे लेके गए। चुनाव आयोग ने सुनाए हमें। तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण थे मुद्दे। पहले 2 मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री के उन्हीं वक्तव्यों के बारे में, आपत्तिजनक वक्तव्यों के बारे में थे जो वो पिछले 1 महीने से लगातार बिना झिझक के, बिना कानून को देखे हुए, बिना मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का याद किए हुए बारंबार बोल रहे हैं। वो हमारे वीर सेना के सभी अंगों को राजनीति में घसीट रहे हैं और चुनाव आयोग के जो नियम है इस विषय में उनका उल्लंघन कर रहे हैं। 25 तारीख को जो उन्होंने वाराणसी में कहा वो हमने कोट किया है। पुलवामा और बालाकोट का सीधा जिक्र, उसके आधार पर वोट मांगना। 26 तारीख को उन्होंने मीडिया में एक चैनल को विस्तृत 1 घंटे का इंटरव्यू दिया जो 27 और 28 को चलाया गया। हम समझते हैं कि बिना किसी शर्म के बार बार उस इंटरव्यू में उन्होंने सीधा वोट मांगा इस आधार पे, और ये कहा कि मैं घुसकर पाकिस्तान में मारता हूं, इसलिए हमें वोट दीजिए। इससे कई मुद्दे उठते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण, संवैधानिक, कानूनी। नंबर 1, हमारी पहली ऐसी कंप्लेंट माननीय प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी के विरुद्ध लगभग 1 अप्रैल को की गई थी। आज 29 अप्रैल, महीने का अंत हो रहा है। चुनाव के 4 फेज हो गए हैं। लगभग 75 या 74% सीटें चुनाव कर चुकी हैं। आज तक चुनाव आयोग ने हमारे लगभग 10 याचिकाओं को निर्णित क्यों नहीं किया? ये प्रश्न हम चुनाव आयोग से पूछ के आए हैं। आपके जरिए देश पूछ रहा है। 1 महीना निकलने के बाद कोई भी निर्णय नहीं, हमारी याचिका को निरस्त भी नहीं किया गया है, न स्वीकार किया गया है। हमने अलग से हमारे संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका डाली है, लेकिन वो एक अलग परिधि है, वो एक अलग प्रक्रिया है। मेगा पुलिसमैन को इससे कहीं पहले एक्ट करना चाहिए था। नंबर 2, चुनाव आयोग से ऊपर नहीं है प्रधानमंत्री, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट से ऊपर नहीं है अमित शाह। समतल जमीन में अलग अलग नियम और मापदंड नहीं हो सकते। और नंबर 3, ये और भी यदि आवश्यक है कि एक संदेश दिया जाए सीधा और सरल, और न्यूनतम 72 घंटे 48 घंटे के लिए माननीय प्रधानमंत्री को प्रतिबंधित किया जाए। हमारे ही याचिकाओं पे, हमारे ही निवेदन पे संवैधानिक पदाधिकारी मुख्यमंत्री मिस्टर बिष्ट को ये लागू किया गया था। कई और, मायावती जी को ये लागू किया गया था। कई और व्यक्ति विशेष के विषय में ये किया गया था। तो प्रधानमंत्री और अमित शाह के बारे में ये क्या खासियत है कि हिचक है, भय है? तीसरा मुद्दा वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 11 अप्रैल को त्रिपुरा में, और हमारे त्रिपुरा के साथी हमारे साथ खड़े हैं, अभी आपसे वार्तालाप भी करेंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट भी यहाँ हैं। आप जानते हैं 2 सीट्स हैं और 2 चरण में चुनाव हैं, 11 और 18 को। दोनों चरण निकल गए हैं। 18 का स्थगित होकर 23 को हुआ था। 11 के चरण में जो 1 सीट त्रिपुरा की गई, उसमें जबरदस्त अवरुद्ध करने की प्रक्रिया देखी गई। बूथ कैप्चरिंग, हल्ला गुल्ला, हिंसा, लोगों को ऑब्स्ट्रक्ट करना, डराना धमकाना। लगभग 500 से ज़्यादा कैमरास, सीसीटीवीज को बिना काम कर देना, उनका मुंह उधर कर देना, उनका काम करना अवरुद्ध कर देना, उनको तोड़ देना। हर प्रकार से 11 तारीख का ये चुनाव प्रदूषित है, विशिएटेड है। हमने अपने याचिका में अनेक ऐसे उदाहरण दिए हैं और हमने मांग की है कि ये चुनाव तुरंत काउंटरमांड होना चाहिए। हमने ये पहले भी कहा है, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को भी कहा है, आज दोहराया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की कुछ रिपोर्ट्स बाकी हैं, उसके आधार पे जल्द निर्णय लेंगे। मैं समझता हूँ अब जब चुनाव का समय निकल गया है तो इसका एक ही हल है, ये चुनाव नहीं
स्वीकृत हो सकता। इसमें सिर्फ काउंटरमांड करके चुनाव वापस करने की प्रक्रिया बड़ी सरल है, कानून में है और वो तुरंत करनी चाहिए। धन्यवाद। Add something, but I like to add something. आप पहले। आदरणीय साथियों, तीनों बातों के बारे में सिंघवी साहब ने बताया और प्रद्युत जी जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो स्पेसिफिकली त्रिपुरा के बारे में चर्चा करेंगे। केवल एक लाइन में सिंघवी साहब की बात में जोड़ना चाहूँगा। जब पुलवामा का हमला हुआ तो प्रधानमंत्री फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जब पूरा देश शोक मना रहा था तो प्रधानमंत्री अदाकारी के शोक पूरे कर रहे थे। जब पूरे देश में चूल्हा नहीं जला पुलवामा के हमले के बाद तो प्रधानमंत्री मोदी जी चाय पकोड़े और नाश्ता कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग चेयर करना चाहिए था तो वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और जिम कॉर्बेट पार्क में फिल्मों की शूटिंग को चेयर कर रहे थे। दुर्भाग्य से वही प्रधानमंत्री पुलवामा के हमले में हमारे 42 जवान शहीद हो गए। हमारी वायुसेना ने बहादुरी से बालाकोट में उसका जवाब दिया, परंतु वो प्रधानमंत्री जो अपनी जिम्मेवारी छोड़कर भाग गए थे अदाकारी के लिए, जिम्मेवारी बनाम अदाकारी की लड़ाई थी पुलवामा में, प्रधानमंत्री अपने पद की जिम्मेवारी छोड़ गए और उन्होंने अदाकारी को यानी एक्टिंग को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। वो प्रधानमंत्री सेना के शौर्य का इस्तेमाल करे, शौर्य का श्रेय लेने की तो होड़ है, परंतु पद की जिम्मेवारी को निभाने की होड़ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इसलिए आदरणीय सिंघवी साहब और अन्य साथियों के माध्यम से केवल ये कहा कि आप सेना के शौर्य का श्रेय इस देश के सैनिकों और बहादुरों को दीजिए। कभी आप हेमंत करकरे जी की शहादत को अपमानित करते हैं और कभी जिम्मेवारी छोड़कर अदाकारी करने को अपना गुण बताते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को सेना का नाम लेने का अधिकार भी नहीं। और न केवल ये कानूनी वायलेशन है, परंतु नैतिकता के आधार पर मापदंड पर भी कोई और प्रधानमंत्री होता उसे पुलवामा के हमले के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था उनके अपने आचरण की वजह से। और ये सारी बातें सिंघवी साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आप चुनाव आयोग के समक्ष रखी। इससे पहले कि हम आपके सवाल लें, प्रद्युत जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, युवा हैं और जिन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, वो आपको पहले संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आभारी हूँ हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए कि उन्होंने हम एक छोटे राज्य से आते हैं। त्रिपुरा इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन जो 11 तारीख को वहाँ में हुआ है, हमारे राज्य में जो हुआ है, जहाँ में गुंडागर्दी, सीसीटीवी कैमरास को तोड़ना, वोटर्स जो अपने बूथ में वोटिंग करना जा रहे थे वहाँ में उनको जाने नहीं देने के लिए एक दहशतगर्दी हुई, वहाँ में जैसे रकम का वायलेंस हुआ है त्रिपुरा में, उनके हमारे सीईओ त्रिपुरा के इलेक्शन कमीशन के खुद के रिपोर्ट ने वहाँ के एडीजी को हटाया है। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने अपना रखा नहीं। इसके लिए आज 18 तारीख को जो इलेक्शन था त्रिपुरा में उसको पोस्टपोन कर 23 तारीख को किया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद स्वीकार किया कि उनके पास इतने सिक्योरिटी फोर्सेस है नहीं कि दूसरे फेज के इलेक्शन को ठीक से किया जाए। आज हम आए हैं यहाँ में डिमांड करने के लिए कि त्रिपुरा एक बॉर्डरिंग स्टेट है। त्रिपुरा इज़ अ बॉर्डरिंग स्टेट, हमारी सीमा बांग्लादेश के साथ है। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यू में हिंदुस्तान का मानते हैं। अगर त्रिपुरा में छोटा राज्य हो लेकिन देश का एक अटूट अंग है, वहाँ में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, तो हम अपने लोगों को क्या जवाब दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हम अपने राज्य में, अपने देश में, अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इसी के लिए आज हम लोग सब यहाँ आए हैं। हमने एक प्ली रखा है इलेक्शन कमीशन को कि ये जो इलेक्शन हुआ है त्रिपुरा में 11 तारीख को,
जहां में बीजेपी की सरकार है उसको खारिज होना चाहिए और फिर से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। मैं यहाँ कांग्रेस प्रेसिडेंट बन के नहीं आया हूँ, यहाँ इस देश का नागरिक हूँ, एक बॉर्डरिंग स्टेट का नागरिक हूँ, एक नॉर्थ ईस्ट का एक सिटीजन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिसको भी जिस पार्टी को भी वोट करना है उनको निर्भय होकर वोट करना चाहिए। जो त्रिपुरा में 11 तारीख को हुआ है वो देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और हमने ये अपील की है कि ये इलेक्शन वापस त्रिपुरा में दोबारा हो। यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। चुनाव आयोग उन्होंने रिपोर्टर अपना ऑब्जर्वर भेजा था, उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। हम आशा करते हैं कि चुनाव आयोग एक ऐसा डिसीजन लेगी जो देश के हित में होगा, ना कि किसी पार्टी के हित में। थैंक यू। हाँ बोलिए, आप सवाल पूछिए। देखिए, जो कई में जो कार्रवाई की है, जो 10 शिकायतें हमने सिर्फ प्रधानमंत्री के विषय में 10 की बात कर रहे हैं, उनमें से एक में भी न प्रधानमंत्री न अमित शाह के विषय में एक में भी एक्शन नहीं लिया गया। आज महीना भर हो गया है, इसका कोई जवाब नहीं है। चुप्पी अपने आप में जवाब है, चुप्पी अपने आप में निर्णय है, न निर्णय करना अपने आप में निर्णय है। So decision by default is not acceptable. That is what we have submitted. Now we cannot do more than this, and we expect the Election Commission to discharge its constitutional duty without hesitation, immediately and forthwith. सीपी साहब, लेकिन इस बात को इसी मंच से, इसी तकरीर को आपने इसके पहले भी दोहराया, अपने पार्टी प्लेटफॉर्म से भी दोहराया, कोर्ट में भी ये बात आपने कही है। आप एक ही बात बार बार कर रहे हैं, तो क्या आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी जगह सर मार रहे हैं जहां से आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है? आपको लगता है बायस्ड है इलेक्शन कमीशन? जिस प्रक्रिया का आपने अभी वर्णन किया, उससे आपको मालूम पड़ गया है कि कांग्रेस की कितनी आस्था है लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संस्थाओं में। आपको ये भी मालूम पड़ गया है कि हमने हर चीज़ एक लेगेसी के अनुसार, एक संविधान के अनुसार, एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अनुसार की है। साथ साथ हमने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटकाया है। मैं नहीं समझता कि इससे आगे कुछ कर सकता है कोई भी। ये सब संदेश जनता को, देश को जाता है, और इस बात का निर्णय देश करती है कि हर भरसक प्रयत्न जो लोकतंत्र में हो सकता है, बहुत समझ के, बहुत संतुलन से हमने किया है, और हम आशा और विश्वास करते हैं, क्योंकि अभी भी हम आशावान हैं ऐसे संवैधानिक संस्थाओं से कि वो अपना निर्वाह करेंगी, उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगी। बाबुल सिंगरियों पे आसनसोल में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है इलेक्शन कमीशन। खैर, वो तो आदेश आ गया है, जो उनको नुकसान करना था उन्होंने नुकसान कर दिया है, लेकिन अब एफआईआर की प्रक्रिया तो चुनाव के बाद चलती रहेगी। और प्रधानमंत्री आज सिर्फ यहीं तक सीमित था और बाकी त्रिपुरा था। एक सवाल है सर, वाराणसी से सपा ने मोदी के खिलाफ एक बीएसएफ के जो सेना जो इस्तीफा दे दिया, उनको उतारा है सपा की तरफ से, तेज बहादुर को। आप क्या कहते हैं, आप अपना उम्मीदवार रखेंगे या उनको समर्थन देंगे? प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपना उम्मीदवार और हर पार्टी को अपना उम्मीदवार उतारने की का पूरी स्वतंत्रता है, और मुझे लगता है यही प्रजातंत्र की मजबूती भी है। समर्थन दिया है, अपना कैंडिडेट वापस ले लिया बनारस से, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है। हमारे उम्मीदवार अजय राय जी हैं और रहेंगे। मैंने जैसा कहा, उस सैनिक के साथ हमारी सहानुभूति हमेशा रही। उस सैनिक का विषय जब मोदी जी की सरकार ने उसको दुत्कार लगाई थी, तो सबसे पहले वो विषय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से पार्टी ने और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उठाया था। हर वो सैनिक जिसके साथ मोदी जी और मोदी सरकार अन्याय करेगी, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। प्रजातंत्र में सबको स्वतंत्रता है अपनी अपनी उम्मीदवारी देने की। कांग्रेस पार्टी ने अजय राय जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हमें लगता है कि मोदी जी से लोहा लेने के लिए वो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने भी कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ बेसलेस और डेलीगेटेड बातें कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और बार-बार अपनी चुनावी रैली से इस बारे में बोल रहे हैं। आदरणीय मित्र,
राफेल का घोटाला और भ्रष्टाचार उजागर करना क्या बेसलेस है? क्या मोदी जी को उनके अच्छे दिन के वायदों की याद दिलाना बेसलेस है? क्या इस देश के बेरोजगार नौजवान जो बेरोजगारी से जूझ रहा है और 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां चली गई, वो बेसलेस है? क्या इस देश का किसान जो फसल के उचित दामों के अभाव में हर रोज पिट रहा है और खेती गंभीर संकट में है, मोदी जी को वो वादा याद दिलाना बेसलेस है? क्या इस देश के व्यापारी और दुकानदार के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे याद दिलाना बेसलेस है? मुझे लगता है कि जो लोग ये कह रहे हैं वो बेसलेस हैं। Mr. CP, today in the court, the Chief Justice told you, why didn't you name PM and Amit Shah? And also you take up this matter with the Election Commission, even though you had an opportunity today to remind them before you go to court tomorrow. You may be wrong on both counts. Firstly, I don't think it's appropriate to comment on those things which happen in court but are not translated into an order. The Chief Justice did say that, and on his query, I have specifically named them, as did the next mentioning about Rafael, and as did the third mentioning about Rahul Gandhi. All were specifically named. This was in a lighter moment. As far as the issue is concerned about Supreme Court, we have openly mentioned it in Supreme Court. The Supreme Court has accepted my mentioning. They have listed it for tomorrow, which is the earliest it can be listed. And the Election Commission already knows about it. They already have a copy, and they have already told us that they will be responding tomorrow in court. Thank you.